बलौदाबाजार जिले की स्थापना 2012 में हुई। यहाँ से 2-3 नेशनल हाईवे गुजर रही है क्या? एक है नेशनल हाईवे नंबर 30, एक है 130 और 130B, है ना, ये सब गुजर रही थी। चलो चालू करते हैं इस जिले को, पहले लोकेट कर लेते हैं। यहां पर क्या था भाई? सिमगा था। क्या क्या था? सिमगा। ठीक है, फिर इधर एक रेलवे लाइन आई थी क्या, है ना, यहाँ पर भाटापारा था क्या, है ना, सिमगा, सिमगा के बाद इधर भाटापारा था। इधर नेशनल हाईवे नंबर 130B जो हम कल पढ़े थे, उसमें यहाँ पर क्या था? पलारी था। पलारी के बाद इधर क्या था? बलौदा बाजार। इधर क्या था? लवन। और लवन के बाद इधर क्या था? कसडोल। हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए 2-4 नाम मैं जिसमें हाथ रख रहा हूं आप बोलेंगे। पहला सिमगा, दूसरा भाटापारा, तीसरा, चौथा और पांचवा कसडोल, है ना। मैं जो हाथ रखा हूं केवल वही नाम। कौन कौन से? सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल, ये विकास खंड है इस जिले में, है ना। लवन विकास खंड नहीं है, लेकिन कुछ काम की चीज है इसलिए उसको अपन रखे हैं। तहसील तो है लेकिन विकास खंड वो नहीं है। अच्छा, और भी तहसील है इस जिले में, अपन पहले ही क्लियर है कि अपन विकास खंड बस पढ़ेंगे, तहसील नहीं देख रहे, है ना। चलिए, तो ये जिला थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का जिला है। यहाँ पर आपको बहुत सारी धार्मिक जगहें देखने को मिलेंगी। तो चलिए कुछ स्थानों से हम लोग चालू करते हैं जो हम पहले थोड़ा बहुत देख चुके हैं, है ना। सबसे पहले अपन चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? सोमनाथ देखा था क्या, है ना। यहाँ पर क्या था? सोमनाथ। तो ये एक हिंदू धार्मिक स्थल है ना। सबसे पहले तो एक नदी का संगम स्थल है क्या? कौन कौन सी नदी? शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम। तो हमने ओवरव्यू में देखा था, यहाँ पे नदियां आई थी, इधर से खारून आई थी और यहाँ से शिवनाथ आई थी और दोनों एक दूसरे में मिल गई थी। तो खारून नदी का संगम हो जाता है शिवनाथ नदी के साथ। जहां नदी वहां महादेव, ऐसा करके कॉन्सेप्ट अपन बनाए थे। तो यहाँ पर सोमनाथ महादेव, कौन से महादेव का मंदिर है? सोमनाथ महादेव का मंदिर, इसको ध्यान रखेंगे। सोमनाथ महादेव। बड़े थोड़ा सा आगे सिमगा, है ना। तो सिमगा के बारे में केवल एक ही चीज अपने को ध्यान रखना है कि ये सिमगा एक गढ़ है। छत्तीसगढ़ में से क्या था? एक गढ़ हुआ करता था आपका सिमगा। बड़े थोड़ा सा आगे चलिए, सिमगा से जब इधर आगे बढ़ते थे तो एक जगह आती थी दामा, दामा खेड़ा। और दामा खेड़ा के आगे बढ़े तो क्या आ गया था? विश्रामपुर आया था क्या? ठीक है, सिमगा, सिमगा के बाद दामाखेड़ा और दामाखेड़ा के बाद विश्रामपुर। सबसे पहले चलते हैं दामाखेड़ा। दामाखेड़ा, इसका नाम जरूर अभी चेंज हुआ है, तो पहले इसका नाम देख लो। इसका नाम रखा गया कबीर धर्म नगरी दामाखेड़ा, है ना। इसका नाम चेंज करके कबीर धर्म नगरी दामाखेड़ा ऐसा करके इसका नाम रखे हैं हाल ही में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कबीर पंथियों से संबंधित एक स्थल है। कौन से पंथ से संबंधित एक स्थल है? कबीर पंथियों से, है ना। ये कबीर पंथ के 12वें गुरु, 12वें क्रम के गुरु थे इनके, जिनका नाम था उग्र नाम साहेब। उनकी गुरु गद्दी यहां पर है। किनकी गुरु गद्दी है दोस्त? उग्र नाम साहेब जी की गुरु गद्दी है दामाखेड़ा में, तो याद रखना है उग्र नाम साहेब। ठीक, तो उग्र नाम साहेब जो कि इस वंश के इस पंथ के 12वें गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर एक गुरु गद्दी स्थापित की, जिसके बाद अभी तक उनकी गुरु गद्दी यहीं पर स्थापित है। मतलब उनके आगे जो भी गुरु बनेंगे, धर्म गुरु, वो यहीं से अपनी गुरु गद्दी का संचालन कर रहे हैं। कबीर पंथ में गुरु गद्दी का महत्व है, तो अलग अलग जो भी आएंगे संत, वो लोग अपनी अलग अलग जगह पर गुरु गद्दी स्थापित करेंगे। लेकिन 12वें गुरु उग्र नाम साहेब के द्वारा यहाँ पर स्थापित करने के बाद अभी तक गुरु गद्दी यहीं पर है। आगे अगर कोई गुरु आते हैं जो कि अपनी गुरु गद्दी किसी अन्य स्थान पर बनाना चाहे तो वो बात अलग है, लेकिन अभी गुरु गद्दी यहीं पर। लगभग मेरे ख्याल से 15वें गुरु अभी चल रहे हैं कबीर पंथ के, तो 12वें से 15वें तक का क्रम जो है वो यहीं से संचालित होता रहा है। ठीक, बड़े आगे। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। कब मेला लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगेगा आपका दामाखेड़ा में। तो दामाखेड़ा में इतनी सारी चीजें अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्या? कि इसका नाम वर्तमान में कबीर धर्म नगरी दामाखेड़ा किया गया। ये कबीर पंथ से संबंधित एक स्थल है जहां पे 12वें गुरु उग्र नाम साहेब जी ने एक गुरु गद्दी की स्थापना की, और वर्तमान में भी जो क्रम के गुरु यहाँ पे
संभाल रहे हैं, उनकी गुरु गद्दी भी दामाखेड़ा में ही। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेला लगेगा कब? माघ पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। एक अगली जगह जो जस्ट इसके बाद हम देखे हैं क्या? विश्रामपुर। चलते हैं विश्रामपुर, है ना। विश्रामपुर का संबंध ईसाई धर्म से है। कौन से धर्म से है? ईसाई धर्म से है ना। ईसाई धर्म के एक प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारक, जिनका नाम था फादर टी लोर। क्या नाम रहेगा? फादर टी लोर, है ना। ये जो फादर टी लोर थे सन 1868 में यहां पर आए थे। क्यों आए थे? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब देखो, किसी भी धर्म का अगर प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए कोई संस्था या उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बनाई, जिसे ही आप विश्रामपुर ईसाई धर्म के चर्च के तौर पे जानते हैं। अब अगर चर्च बनेगा तो आसपास अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको ज्यादा सुविधा महसूस होगी, इसलिए उन्होंने विश्रामपुर में क्या किया? एक चर्च का निर्माण कार्य करवाया, जो कि ईसाई धर्म के एक चर्च के तौर पे आप कभी भी बिलासपुर जाएंगे तो राइट साइड में अपने को देखने को मिलेगा। 1868 में ये आए थे। इनका उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना। तो सीधी सी बात है, ईसाई मिशनरी के तौर पर यहाँ पर आए थे और ज्यादा से ज्यादा अपने, तो ईसाई मिशनरी के चर्च के तौर पर भी इसे आप जानेंगे। क्लियर? तो पहले हमने देखा एक हिंदू धर्म से संबंधित मतलब धर्म स्थल, फिर एक पंथ से संबंधित जगह देखे। अब अगेन चलते हैं एक पंथ की दिशा में, और हम यहां पर चलेंगे आपका गिरौदपुरी। कहां चलने वाले हैं? गिरौदपुरी। चलिए बढ़ते हैं। ये जो गिरौदपुरी है इसका संबंध सतनाम पंथ से है। किससे है? सतनाम पंथ से। सतनाम पंथ के एक प्रवर्तक थे जिनका नाम था बाबा गुरु घासीदास जी, है ना। गुरु घासीदास जी जो इस पंथ के प्रवर्तक थे, इनका जन्म यहाँ गिरौदपुरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? गिरौदपुरी में। तो उन्हीं की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए यहाँ पर एक जैत खाम की स्थापना की गई। क्या? किसकी स्थापना की गई? जैत खाम की। कितनी ऊंचाई है? तो 77 मीटर ऊंचा है ये, है ना। आपका जो कुतुब मीनार है वो भी इससे थोड़ा सा कम ऊंचा है, लेकिन इसकी तुलना उसी से की गई है। इसे क्या कहते हैं? दोनों की समानता को देखते हुए छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार कहा जाता है। हाँ या ना? छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार जैत खाम, ठीक, जो कि कहां पर स्थित है? गिरौदपुरी में। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास की जन्मस्थली के तौर पर इसे जाना जाता है, गिरौदपुरी को। तो उन्हीं की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए इस जैत खाम का निर्माण कार्य किया गया है। बढ़े थोड़ा सा आगे, चलिए दो चार जगह और इस पंथ से संबंधित उसी के आसपास आप ध्यान रखेंगे। पहला है छाता पहाड़। क्या है दोस्त? छाता पहाड़। दूसरा है तेलासी बाड़ा, ठीक है। तीसरा है आपका भंडारपुरी, और चौथा है सफूरा देवी मठ। ठीक है, पहला क्या? छाता पहाड़, दूसरा क्या? तेलासी बाड़ा, तीसरा है भंडारपुरी, चौथा है सफूरा देवी मठ। ठीक, चलिए। तो छाता पहाड़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सतनाम पंथ के गुरु घासीदास जी का जन्म हो गया। अब जन्म होने के बाद कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो ज्ञान की प्राप्ति का स्थल क्या है? आपका छाता पहाड़। तो छाता पहाड़ में गुरु घासीदास जी को अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। कहां पर? तो छाता पहाड़ में औरा धौरा और तेंदु वृक्ष के नीचे। कुछ किताबों में तेंदु का भी मेंशन है, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं कि औरा धौरा और तेंदु वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास जी को छाता पहाड़ में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर? तिलासीवाड़ा। अब देखो, एज ऑब्वियस है, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसको कोई व्यक्ति अंदर तक तो नहीं रखेगा, क्योंकि वो ज्ञान फैलाना है, सब लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने सबसे पहला उपदेश, प्रथम उपदेश था वो तिलासी बाड़ा से दिया। कहां से दिया? तिलासी बाड़ा में अपना प्रथम उपदेश दिया। तथा यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी होता है। मेला कहाँ लगता है? तिलासी बाड़ा में। क्लियर है? बढ़े थोड़ा सा आगे, ठीक है।
अब जीवन का भंडार हो गया उनका पूरा, है ना, यहाँ पर जितना ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था सब उन्होंने कर लिया। अब वो भंडार जितना भरा हुआ था वो पूरा भर चुका है, तो अब क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो गुरु घासीदास जी को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई वो कहाँ माना जाता है, आपके भंडारपुरी में माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भंडारपुरी निर्वाण प्राप्ति स्थल है। ठीक। सफूरा देवी मठ, तो उनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था सफूरा देवी, है ना, उनके नाम पर इस सफूरा देवी मठ को वहां पर स्थापित किया गया। तो धर्म पत्नी के नाम पर एक मठ, सफूरा देवी मठ। क्लियर है क्या? तो जन्म से लेके अंतिम स्थिति तक का अपन एक सीक्वेंस में क्रम देख लिए, उनकी वाइफ को अलग से देख लिए। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, 1756 के आसपास इनका जन्म हुआ था, है ना, 18 दिसंबर 1756 को इनका जन्म हुआ था। एक महान धर्म प्रचारक और समाज सेवक थे, है ना। इस पंथ के माध्यम से उन्होंने मनखे मनखे एक समान, है ना, अर्थात सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा दी। गुरु घासीदास गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन काल में सतनाम सतनाम और सतनाम का प्रचार किया। इसका मतलब सतनाम जो भी है सत्य है, केवल और केवल एक ही सत्य है इस दुनिया में, वो है गुरु का नाम, है ना। सतनाम मतलब केवल और केवल एक ही सत्य है, जो गुरु है उनका नाम ही सत्य है। अगर आप सतनाम जपते हो तो आपको किसकी प्राप्ति होगी, एक मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस जीवन में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। सत्य का नाम अर्थात सत्य का नाम, गुरु का नाम जपते जपते जब आगे बढ़ोगे और मन के एक समान के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ोगे तो आपका जीवन पार लग जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने 6-7 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्मी में खेत मत जोतो, मतलब दोपहर के समय में खेत मत जोतो, है ना। मांस मदिरा का सेवन मत करो, पर स्त्री को माता जानो, सभी को एक समान मानो, गायों को प्रताड़ित मत करो, मतलब खेत मत जोतवाओ, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है। तो इस प्रकार सतनाम पंथ के सिद्धांतों पर चलते हुए सतनाम पंथ के जो मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो गुरु घासीदास जी को मानते हैं। मुख्य तौर पे अगर सतनाम पंथ में बात की जाए तो सफेद झंडा और जैत खाम का विशेष महत्व है। उसी जैत खाम का एक स्वरूप आपने को कहां पर देखने को मिलता है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो दो प्रकार से देखना है इसको, एक तो सतनाम पंथ के तौर पे आप देखोगे, ठीक है, दूसरा एक इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पे भी आपको इसको देखना चाहिए। ठीक है, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर दिनेश चंद्रा, उन्होंने इसका डिजाइन किया है। तो बहुत मुश्किल काम था यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। क्यों? क्योंकि वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब वो जो एरिया है वहां पे काली मिट्टी है। और एज यू नो कि काली मिट्टी श्रिंकेज और स्वेलिंग की समस्या उसमें होती है, मतलब उसमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने में मुश्किल होता है, तो इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनना और वहां पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम था। तो वो जो पेन होता है ना, अपन ऐसे ऐसे टिप टॉप वाला करते हैं, तो उसके डिजाइन से इंस्पायर होकर के इसको बनाया गया है। जैसे उसमें स्प्रिंग लगा रहता है, तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर के इसमें, और पर्टिकुलर 7 नंबर का विशेष महत्व है यहाँ पे। यहाँ पे 7 फुटिंग्स जो बोलते हैं, तो 7 फुटिंग्स है। आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं इसलिए मैं उस टर्म का उपयोग कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ बेस, है ना। तो 7 बेस बने हैं नीचे, 7 ही पिलर्स हैं, 7 ही फ्लोर्स हैं, और हाइट भी 7 के मल्टीपल में रखी गई है, जिससे क्या हो, सारी चीजें मैनेज हो करके वहां पे वो स्ट्रक्चर खड़ा रह सके। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया, फिर आईआईटी खड़गपुर से वो डिजाइन पास हुआ, और उसके बाद अंततः ये इंजीनियरिंग मार्वल बन करके तैयार हुआ है और आज भी बहुत अच्छे से वहां पर मौजूद है। ठीक है, तो पंथ के तौर पे तो याद रखना ही रखना है, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि गुरु घासीदास जी की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो भी ज्ञान में आपको बताया इतनी सारी बातें, वही ज्ञान उनको भी प्राप्त हुआ। और कहां पर हुआ, छाता पहाड़ में, औरा धौरा और तेंदु वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तिलासी बाड़ा प्रथम उपदेश दिया। यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है, आपके फागुन शुक्ल पक्ष पंचमी के आसपास यहाँ पर मेला लगता है ना। बाकी मेला तो पढ़ेंगे ही आगे अपन और। ठीक है, भंडारपुरी, तो यहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, इस दुनिया को छोड़ करके वो एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए। और सफूरा देवी मठ, जो कि उनकी वाइफ के नाम पर एक मठ स्थापित किया गया, है ना। अब बाकी पढ़ेंगे ही अपन, पिता का नाम महंगू दास, माता का नाम अमरोतिन बाई था। तो बस मतलब मेरे ख्याल से सतनाम पंथ पूरा अपन कवर कर लिए, आगे ना भी पढ़े तो इतनी जानकारी वहां पे पढ़नी रहेगी। क्या ये क्लियर है क्या, है ना। कौन कौन है जी यहाँ पे, कोई है, आप है और कोई, ठीक ठीक, कुछ गलत तो नहीं, सब सही जानकारी, ऑल वेल। नहीं, अब इनसे पहले बता दिया, नहीं पूछता कब लगता है मेला करके, पता है कि नहीं। मैं आपको बोलने रहा था सर, मेला का पता है।
गिरधपुरी का मेला नहीं बताया गया। हाँ, गिरौदपुरी में मेला लगता है और मोस्टली तिलासी बाड़ा अब ये लगा ही हुआ है, कनेक्टेड है, तो वही मेला ही है। फागुन शुक्ल पक्ष पंचमी में लगता है। हाँ, पंचमी से चालू होता है और उसके बाद 2-3 दिन तक चलता है। हाँ जी। प्रवर्तक के नाम पे तो गुरु घसीदास जी का नाम है, उनके बेटे का नाम संस्थापक के तौर पे नहीं नहीं नहीं, वो कबीर पंथ में वो वाला इशू था, धनी धर्मदास और जो चूड़ामणि नाम साहब, वो कबीर पंथ वाला डिस्प्यूट है। मतलब एग्जाम में वही हुआ था कि 2016 पीएससी प्री में वो क्वेश्चन आया था कि कबीर पंथ के संस्थापक कौन है, और चूड़ामणि नाम साहब वहां पे लिया था और हम सब धनी धर्मदास लगा के आए थे, है ना, और हमारा क्वेश्चन गलत हुआ था, अंत में चूड़ामणि नाम साहब को ही लिया गया था। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ का डिस्प्यूट नहीं है, कबीर पंथ का डिस्प्यूट। ठीक है, आप सही क्वेश्चन पकड़े हो, लेकिन पंथ थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 2 ही पंथ मुख्य तौर पे प्रचलित है, एक सतनाम पंथ और एक कबीर पंथ, और दोनों ही का एक बहुत बड़ा बड़ा केंद्र आपके इसी जिले में है। अभी दामाखेड़ा देख कर क्या है, और अभी हम देख रहे हैं ये। ठीक, बढ़े आगे। प्रवर्तक ही संस्थापक होता है, जो प्रवर्तन जिसने किया वही तो उसने स्थापना किया ना, है ना। लेकिन वहां पर क्या है, वो कुछ किताबों के हिसाब से, उनके जो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से उन्होंने वो चूड़ामणि नाम साहब ले लिया। अब उसके बाद से वही ट्रेंड चला आ रहा है ना। एक्चुअल में धनी धर्मदास जी जो थे वो कबीर के शिष्य थे और वो कबीर को बहुत मानते थे, लेकिन उन्होंने स्थापना नहीं की, ऐसा पीएससी ने मान लिया। तो उनके जो पहले बेटे थे चूड़ामणि या मुक्तामणि नाम साहब, उन्होंने इसको एक्चुअल रूप में यहाँ पर स्थापित किया, इसलिए उनके नाम को लेना चाहिए। अंत में ये निष्कर्ष निकला, है ना। भले धनी धर्मदास को गॉडफादर मान रहे हैं, लेकिन वो गॉडफादर ने स्थापना नहीं की। इतिहास में आप कई जगह पे देखोगे, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो हम बोलेंगे आदि पुरुष मतलब गॉडफादर कोई और है, लेकिन स्थापना एक्स व्यक्ति ने की है, ऐसा करके, है ना। हाँ, वो वास्तविक संस्थापक संस्थापक वाला जो डिस्प्यूट नल वंश में होगा, पांडु वंश में देखोगे तो अलग अलग वंश में, तो कलचुरी में नहीं है वैसे, वहां वाला कलचुरी। हमारे छत्तीसगढ़ में क्लियर है, कलिंगराज ने स्थापना की, है ना। वो आदि पुरुष वहां उज्जैन माहिष्मती तरफ की बात हो रही है। क्लियर, चले बड़े आगे। ठीक, तो ये है अपना गिरौदपुरी। हमारा सीक्वेंस चल रहा है धर्म वंश धर्म पंथ धर्म पंथ। तो अब पंथ है तो अगला अब एक धर्म पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। इधर एक जगह है अपना जिसका नाम है तुरतुरिया। ठीक है, क्या नाम है दोस्त? तुरतुरिया। चलिए देखते हैं तुरतुरिया। ये जो तुरतुरिया है ना, ये एक रामायण कालीन स्थल है। कौन से काल से संबंधित है? रामायण काल से। लेकिन उससे भी पहले इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन देख लेते, कहां पर है भाई। तो एक पहाड़ है जिसका नाम है बालूकिनी पर्वत। उस पर्वत पर ये जगह स्थित है। कौन से पर्वत पर स्थित है? बालूकिनी पर्वत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारनवापारा अभ्यारण्य के भीतर ये स्थित है। ठीक है, तो अगर ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखें, छत्तीसगढ़ के भूगोल के हिसाब से, तो ये फैक्ट याद रखना है कि बारनवापारा अभ्यारण्य के अंदर एक बालूकिनी पर्वत है, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है तुरतुरिया। यहां पर इस पहाड़ के ऊपर से एक जल धारा है ना, पानी की एक धारा बह करके नीचे आती है, और जहां पर वो रामायणकालीन स्थल आगे पड़ने वाले हैं, उसी के बाजू में वो पानी की धारा आकर के नीचे गिरती है, और जब नीचे गिरती है तो तुर 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 की आवाज वहां पर उत्पन्न होती है। तो उसी तुर तुर के रिपीटिशन वाली आवाज, उस आवाज की पुनरावृत्ति होने के कारण इस जगह का नाम तुरतुरिया पड़ गया। क्या ये क्लियर है क्या? तो इसके नाम के पीछे ये है कॉन्सेप्ट। हालांकि अपने एग्जाम में, वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर हमारे दिमाग में रहा तो हमको चीजें बहुत लंबे समय तक अपन उसको क्रिएट करके चलते हैं। क्लियर? तो चलिए, बारनवापारा अभ्यारण्य के भीतर बालूकिनी पर्वत स्थित है, जहां पर ये रामायण कालीन स्थल तुरतुरिया स्थित है। यहां पर एक आश्रम है जिसे आप महर्षि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के तौर पे जानते हैं। किसका आश्रम है? महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है यहां पर। ठीक है, क्या हुआ था जब भगवान राम सीता माता को लंका से लेकर के लौटे थे, उसके बाद उनकी अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा के बाद जो परिस्थितियां क्रिएट हुई, तो सीता माता को अयोध्या त्याग करना पड़ा। और जब वो अयोध्या त्याग करके आई तो वो किसके आश्रम में रुकी थी?
महर्षि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुकी थी, और वो आश्रम कहाँ है? तुरतुरिया में। तो इसे क्या हम सीता माता की शरण स्थली के तौर पे भी याद रख सकते हैं क्या? किसकी शरण स्थली? सीता माता की शरण स्थली, है ना। तो महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने इनको शरण दिया था, यहाँ पे शरण प्रदान किया था सीता माता को। क्लियर? और यहीं पे ही लव कुश का जन्म हुआ था। तो ये लव और कुश की जन्म स्थली के तौर पे भी जाना जाता है। क्लियर है क्या तुरतुरिया? ठीक है, तो ये फिजिकल स्थिति और ये रामायण कालीन स्थिति, महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जहां पे लव कुश का जन्म हुआ और सीता माता को शरण दिया था वाल्मीकि ऋषि ने। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। किसका जन्म हुआ? लव का और कुश का। लव के नाम पर बना लवन और कुश के नाम पर बना कसडोल। तो लवन और कसडोल भी कैसा स्थान है? रामायण कालीन स्थल है। तो जो लवन है ये लव के नाम पर बना और कसडोल जो है ये कुश के नाम पर बना। क्या ये क्लियर है? ठीक है। इस कुश ने हमारे दक्षिण कौशल में शासन किया और इस लव ने उत्तर कौशल में शासन किया। तो जब कुश दक्षिण कौशल में शासन कर रहा है तो अपनी राजधानी बनाया कुश स्थली को। किसको बनाया? कुश स्थली को। और इसी कुश स्थली को कसडोल से एकीकृत किया जाता है, समीकृत किया जाता है कि वो कसडोल जो है वो यही कुश स्थली उस जमाने में रही होगी। हाँ या ना? तो कुश के नाम पर क्या बना? कसडोल। और कुश स्थली से इसे अपन रिलेट कर पाते हैं कि शायद ये वही होगा। ठीक, बढ़े थोड़ा सा आगे। यहां तक कोई भी समस्या? तो बहुत सारी चीजें हम देखें, कुछ और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि धार्मिक कंटेक्स्ट में ही चल रही हैं, तो अपन उसी को ही पहले खत्म कर लेते हैं ना। चलिए चलते हैं पलारी। कहां चलेंगे दोस्त? पलारी। हाँ रहा है, ठीक है। पलारी, तो पलारी किसी नदी के तट पर है क्या दोस्त? कौन सी नदी के तट पर? महानदी के तट पर स्थित एक शहर है ना। हालांकि थोड़ा महानदी दूर है, लेकिन एग्जाम में लिया हुआ है इसलिए अपन उसको ले रहे हैं कि महानदी के तट पर स्थित एक शहर। ठीक है, जहां नदी वहां महादेव। तो यहां पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। कौन से महादेव है दोस्त? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। और यहां पर एक तालाब है, बाल समुंद तालाब। कौन सा तालाब? बाल समुंद तालाब। यहाँ के रहवासियों के अनुसार ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है। उनके अनुसार, हम तो कुछ और पढ़ के आए हैं। क्या पढ़े थे? दलपत सागर ताल हम कहां पर पढ़े थे? जगदलपुर में, जिसको क्या लिखे थे अपन? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है। तो हमको उसी को ही मानना है, यहाँ के रहवासियों के द्वारा माना जाता है, लेकिन हम थोड़ी मान लेंगे, है ना। हमारे पास जो रिसोर्स है अपन उसको मानते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो ये तीन चीजें आप यहाँ पर पलारी में पढ़ोगे। पहला, महानदी के तट पर स्थित है, एक महादेव का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, और बाल समुंद तालाब है। बढ़े आगे। चलिए, इधर ही एक जगह है जिसका नाम है नारायणपुर। क्या याद रखेंगे? नारायणपुर। इस नारायणपुर में याद रखना है दो मंदिर, एक प्राचीन शिव मंदिर और एक प्राचीन विष्णु जी का मंदिर। हाँ या ना? तो नारायणपुर में शिव मंदिर और नारायणपुर का विष्णु मंदिर। अभी 2 साल 2.5 साल पहले एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा, नारायणपुर का शिव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी बलौदा बाजार। 99% लोगों ने क्या लगाया होगा? नारायणपुर। क्यों? नारायणपुर का ही शिव मंदिर पूछ रहा है तो नारायणपुर जिले में ही होगा, ये थॉट लगा सबका। लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ है? बलौदा बाजार जिले में नारायणपुर है, वहां पर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है, उसके बारे में पूछ रहा था। तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए ना? ठीक है, उस समय हो गए जितने कंफ्यूज होना था। ये दोनों भी एक रामायण कालीन स्थल है। ठीक है, आगे चल के जब खरौत पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो उसके बाद आप रिलेट कर पाओगे इस जगह से। तो लक्ष्मण जी बहुत सारे शिव मंदिर बनाते गए हैं, मोस्टली शिव मंदिर लक्ष्मण जी बनाते गए हैं, तो उसमें से नारायणपुर का शिव मंदिर भी उन्होंने ही बनाया, ऐसा अपन मान करके चलते हैं। क्लियर? खरौत में वो कहानी समझ में आएगी, क्यों हुआ था, क्या हुआ था। क्लियर? बढ़े थोड़ा सा आगे। चलिए, तो ये हमने बहुत सारे यहाँ पर क्या देख लिए, धार्मिक चीजें चल गई, पंथ भी चल गया, धर्म भी चल गया। अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीजें जो इस जिले में है उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर ये ग्रीन कलर यूज कर लो क्या? ठीक, इधर ही एक जगह है सोना खान,
है ना, लोकेट कर लेते हैं पहले। इधर ही कहीं पे है सोना खान और यहीं कहीं पे है बाघमारा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। कौन सा स्थान दोस्त? सोना खान। नाम में छुपा हुआ है सोने की खान, तो क्या मिलेगा यहां पर? सोना मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, बाघमारा, यहां पे भी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। क्या बाघ को मार देंगे नाम के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो सोना खान में भी सोना मिलेगा, बाघमारा। देखो थोड़ा सा दिमाग अगर रखेंगे तो इसको वेदांता ग्रुप ने ई नीलामी में प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया? वेदांता ग्रुप ने। किसको? बाघमारा माइंस को। ये छत्तीसगढ़ की सबसे एक्सपेंसिव, छत्तीसगढ़ भी मैं गलत बोल रहा हूं, इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव माइन है गोल्ड की, मतलब गोल्ड माइन। ई नीलामी के माध्यम से सबसे ज्यादा महंगी बिकी हुई सोने की खदान है आपकी बाघमारा खदान, जिससे वेदांता ग्रुप ने परचेस किया है। क्लियर है? मतलब हाँ, अब अभी और बताऊंगा आपको। छत्तीसगढ़ में सब चीजें महंगी ही बिक रही है ना। अभी एक और जगह पढ़ेंगे, वो भी महंगी बिकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए चलते हैं सोना खान। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सोना खान में बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सोना खान एक जमींदारी है। सोना खान क्या थी? एक जमींदारी क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जमींदारी क्षेत्र थे, उसमें से एक था हमारा सोना खान। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सोना खान जमींदारी थे, कलचुरी शासक थे बहारेंद्र साय, है ना। क्या नाम था? कलचुरी राजा थे बहारेंद्र साय। इन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिसैया ठाकुर। बिसैया ठाकुर, इन्हें इनके सैनिक सेवा के बदले में 12 करमुक्त गांव दिए थे। 12 करमुक्त गांव की जागीर दी थी, है ना। ऐसा अपन बोलते हैं ना, तेरे पिताजी का जागीर है क्या बोल के, तो हाँ, इनके पिताजी का था। इनका था मतलब, है ना। तो बिसैया ठाकुर को 12 करमुक्त गांव प्राप्त हुए थे सैनिक सेवा के बदले में। किससे? कलचुरी राजा बहारेंसाय से। इन्हें ही स्थापित करके इन्होंने एक जमींदारी के तौर पर विकसित किया, और ये क्या कहलाया? सोना खान जमींदारी कहलाया। क्या ये क्लियर है यहां तक कि कैसे मिला उनको? तो बिसैया ठाकुर को मिला, बहारेंसाय ने दिया था, उनके सैनिक सेवाओं के बदले में उनको प्राप्त हुआ था। अब बाद में क्या हुआ, यहां पे अपन 2-3 नाम अपन याद रखेंगे, है ना। एक नाम याद रखेंगे राम राजे, एक नाम हम याद रखेंगे राम राय, और एक नाम रखेंगे अपन वीर नारायण सिंह। ठीक है, ये 3 नाम अपन याद में रखेंगे। कहां से संबंधित हैं ये तीनों? सोना खान से। तो टोटल 4 नाम आपको ध्यान में रखना रहेगा। एक बिसैया ठाकुर, एक राम राजे, राम राय और वीर नारायण। इनको तो आप सभी जानते हैं। ये इनके पिताजी हैं और ये इनके पिताजी हैं। मतलब वीर नारायण सिंह के दादा राम राजे, राम राय उनके पिताजी, और वीर नारायण सिंह, ये 3 व्यक्ति। ठीक है, अभी के लिए कोई ज्यादा डिटेल में आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस नामों को याद रखना है और इनके साथ एक एक फैक्ट याद रखना है। सन 1818 एक ब्रिटिश अधीक्षक रहेगा यहां पर, सुपरिटेंडेंट, जिनका नाम रहेगा एगेन्यू, है ना। उसके समय में ये यहाँ के जमींदार रहेंगे। एगेन्यू के समय में राम राय जमींदार रहेंगे, और राम राय जी के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित होगी जो कि एगेन्यू को पसंद नहीं आएगी, तो एगेन्यू उनको चुप कराएगा। तो जब अपन इतिहास में पढ़ेंगे और मैं बोलूंगा कि सोना खान के जमींदार के साथ इनका विवाद चला था, तो वीर नारायण सिंह नहीं थे वो कौन थे? उनके पिताजी राम राय, है ना। तो वहां पे जो चर्चा होगी इनके बारे में होगी। ठीक है, वीर नारायण सिंह कौन है? तो 1830 में यहाँ के जमींदार बने। कब बने? 1830 में एक जमींदार बने, और इनका संबंध यहाँ के एक विद्रोह से रहा। 1857 की क्रांति के समय में यहां पर एक विद्रोह हुआ जिसका नाम था सोना खान विद्रोह, 1857। और इसी विद्रोह के सिलसिले में इनको 10 दिसंबर 1857 को जयस्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाए, या प्रथम शहीद की उपमा भी, उपाधि भी इनको प्राप्त हुई। तो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद का संबंध कहां से है? तो सोना खान विद्रोह से है।
कब हुआ था? 1857। कौन सी जमींदारी में? तो सोना खान जमींदारी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इतनी जानकारी नहीं देना चाहिए लेकिन ठीक है, मतलब पूरा का पूरा खुल गया सोना खान। अपने को इससे ज्यादा कोई भी एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विद्रोह में कुछ फैक्ट है वो पढ़ेंगे, लेकिन सोना खान जमींदारी के बारे में ये सारी की सारी चीजें आपके सामने। कैसे प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, आगे क्या क्या हुआ, कौन कौन जमींदार रेलिवेंट थे जिसको अपने को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपके सामने है। क्लियर? जो परलपुर विद्रोह आपने बताया था 1825 का, उसमें घेन सिंह जी को प्रथम शहीद बोलते हैं। प्रथम बस्तर के प्रथम शहीद। एक्चुअली क्या है, मैं भी एक बहुत दिन तक मैं पढ़ाता था इसको कि गेन सिंह जी को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 1825 में शहीद हुए। मैं पहले अपना जब मैं वहां पे पढ़ाता था तो मैं ये पढ़ाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एग्जाम्स ने लगातार वीर नारायण सिंह जी को प्रथम शहीद लेना चालू कर दिया, तो मैं फिर उसको अडॉप्ट कर लिया कि जब एग्जाम में ही वो ले रहा है तो मैं ये वाला थॉट आपके दिमाग में डालूं ही क्यों, और मैं ये वाला थॉट आपके दिमाग में डालूं ही क्यों, और आपके दिमाग में एक जबरदस्ती का कन्फ्लिक्ट वाला, इसीलिए मैं इसको वहां पे रोक लिया। अदरवाइज मैं कांकेर में जब पढ़ाता हूँ परलकोट, तो मैं ये बोलता था कि भाई 1825 1857 से पहले हुआ है, और अगर वो पहले शहीद हैं तो उनको छत्तीसगढ़ का ही प्रथम शहीद माना जाना चाहिए, ऐसा करके। लेकिन बस्तर का ही प्रथम शहीद उनको लेते हैं। अब इसके पीछे रीजन वेरियस हो सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में ही था, दैट्स वाई उनको बस्तर का प्रथम शहीद बोल रहे हैं। पूरे नहीं 1778 पढ़ा दिया था ना मैं आपको, तो 1778 के बाद तो बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, और बात हो रही है 1825 की, तो वो ये वाला इशू यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, मुझे जो लगता है वो यही है कि छोटे से क्षेत्र में प्रभाव उसका पड़ने के कारण ये हुआ होगा। दूसरा रीजन ये है कि शहीद वीर नारायण सिंह को अब ये लिया जा रहा है तो अपन उसको मान के चलते हैं, और हमको जो फैक्ट है एग्जाम्स में ले रहे हैं उस आधार पे अपन तैयारी कर। हाँ, ये थॉट एकदम बहुत अच्छा थॉट है। मैं इसको हमेशा से मेरे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाता आ रहा था 2022 तक के, उसके बाद से मैं रोक दिया कि क्यों आप लोग के दिमाग में ऐसा थॉट डाला जाए जो कि एक कंफ्लिक्ट वाला थॉट है ना। नहीं, सोना खान विद्रोह रीजनल था, लेकिन इसका प्रभाव ना 1857 के चक्कर में बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव पड़ा। देश में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कैसे पड़ा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड विद्रोह था संबलपुर विद्रोह के साथ में। इसी का ही प्रभाव पड़ा कि आप रायपुर का सैन्य विद्रोह देखते हो, तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट, तो हाँ, तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल आंदोलन रहा सोना खान विद्रोह। दैट्स वाई ये कहा जा सकता है। बस बाकी सारी चीजें गोली मार दो। बस्तर का प्रथम शहीद गेन सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद शहीद वीर नारायण सिंह, है ना। बाकी सारी चीजें थॉट प्रोवोकिंग है, बट नॉट यूजफुल। हाँ, नॉट यूजफुल इन दिस एग्जाम एडीआई के में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहां तक के कोई समस्या? इस चीज को मान के चलना है। आप कोई देखो, कोई किताब ऑथेंटिक नहीं है और सब किताब ऑथेंटिक है। कब कौन सी किताब? अभी तो ग्रंथ अकादमिक किताबों कहाँ माना सीजीपीएससी में? हरेली वाला जो हरेली नहीं, कौन सा भोजली वाला जो क्वेश्चन है, ग्रंथ अकादमिक 4 किताबों में अलग अलग लिखा है, तो उसको मान लेना था ग्रंथ अकादमिक। कोई किताब ऑथेंटिक नहीं है और सब किताब ऑथेंटिक है। जो पीएससी ने ले लिया वो सब ऑथेंटिक है, और जो नहीं लिया वो सारा गलत है ना। कोर्ट कुछ नहीं बोलता है ना, उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे कोर्ट वाले बात पे। कोर्ट ने बोला कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, तो हाँ होती है, भले पूरे भारत में दक्षिण पश्चिमी होती हो। ठीक है, पीएससी बोला तो वो था नहीं, भाई ने बोला करने का तो करने का, बस है ना, पीछे खिसका दो वाला। चलिए वापस आओ। राम उनके दादाजी है ना, उनको सीक्वेंस में दिमाग में रखे रहो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक जगह है डमरू, है ना, और एक और याद रखिए शीश देवरी। ये दोनों के दोनों इस जिले में पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, पुरातात्विक स्थल। बस नाम ही याद रखना है, इसका कुछ कंटेंट अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। अब इधर ऐसे ऐसे कुछ नाम है आगे, जिसको मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं यहाँ पे मैप में नाम बता करके इधर। ठीक है, एक नाम याद रखेंगे आप, गुमा। क्या याद रखेंगे? गुमा।
एक याद रखेंगे झीपन, करही और चुचुरुंगपुर। हाँ बोलिए क्या क्या? गुमा, झीपन, करही, चुचुरुंगपुर। फिर से गुमा, झीपन, करही, चुचुरुंगपुर। ये छत्तीसगढ़ के इस जिले में स्थित चूना पत्थर की कुछ खदानें हैं। ठीक है, गुमा में भी चूना पत्थर मिलेगा, झीपन में भी, करही में भी, चुचुरुंगपुर में भी। ऑनलाइन लाइव जो जुड़े हैं आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है ना? सबका नाम नहीं लूंगा अभी, आप लोग सबके सब एक बार लिख के बता दो। सारे 21 लोग लिखेंगे, कोई नहीं लिखा तो उसको गोली मार दिया जाएगा। फिर आप लोग उड़ान के प्रथम मैं कुछ नहीं बोला भाई। हाँ कोई इशू नहीं। ठीक, नहीं है, नहीं है, कोई विद्रोही नहीं है, सबने लिखा कहाँ विद्रोही है। चलो बढ़ते हैं आगे, आज थोड़ा सा एक जिला और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा चालू कर लेंगे, उसमें भी कुछ चीजें हैं जो कंसेप्ट वाली है, जैसे इनका डाउट था तो वो भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। तो गुमा, झीपन, करही और चुचुरुंगपुर। अच्छा, इसके अलावा और खदानें हैं, अभी मैं वहां पे लिखूंगा, लेकिन ये चार अलग से पहले याद कर लो, है ना। उसमें एक और एक फैक्ट और है, तो उसको एक बार उसको अलग से, है ना। गुमा क्या है? गुमा भारत की सबसे एक्सपेंसिव खदान है, सबसे एक्सपेंसिव माइन है, जो कि ई नीलामी में बिकी है ना, मतलब सबसे महंगी बिकी हुई खदान। मैंने यहाँ पे चूना पत्थर शब्द का उपयोग नहीं किया, मतलब ओवरऑल किसी भी खनिज में अगर कोई खदान सबसे महंगी बिकी है, ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में महंगा महंगा चूना पत्थर का खदान बिकेगा, अभी एक और बिकेगा रायपुर जिले में, बिकवाएंगे उसको, है ना, लेकिन अभी तो यहाँ पे है तो गुमा बिका है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, दो चार नाम आपको और याद रखना है। पहला रावण, है ना, दूसरा है रवान, अंग्रेजी में साला ऐसे ही लिखा रहता है ना, तो दो अलग अलग है। एक है, हिंदी जरूर चेक करना जब आप वहां पे जाएंगे, एक है रावण, एक है रवान, तीसरा है हिरमी, चौथा है सोनाडी, पांचवा है रिजदा और छठवा है भरवाड़ी। क्या है दोस्त? रावण, रवान, हिरमी, बढ़े आगे। चलिए सबसे पहले रावण। रावण में ग्रासिम सीमेंट, रावण में ग्रासिम, लेकिन अब वो अल्ट्राटेक हो चुका है, दोनों ही दिमाग में रखना आप, है ना। रावण में ग्रासिम था जो अब अल्ट्राटेक हो चुका है। रवान में अंबुजा, हिरमी में अल्ट्राटेक, सोनाडी में लाफार्ज, सोनाडी में लाफार्ज, रजदा में इमामी, वही वो फेयर एंड लवली आता है ना, तो आप लोग के गाल के लिए एक नया फेयर एंड लवली आया है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे ऐसे लगाओगे तो गड्ढे भर जाएंगे, है ना। ठीक, भरवाडी में श्री सीमेंट, ठीक है। रावण में ग्रासिम जो अब अल्ट्राटेक हो चुका है, रवान में अंबुजा, हिरमी में अल्ट्राटेक। ये जो सोनाडी में लाफार्ज है ना, सोनाडी में क्या है? लाफार्ज, ठीक है। तो अब कहा, जहां कहीं पे भी लाफार्ज होगा, कहीं पे भी अगर लाफार्ज लिखा होगा तो उसको नुओको ने परचेस कर लिया है ना, तो उस जहां पे भी लाफार्ज लिखा मिलेगा आपको, सबको रिप्लेस कर देना आप नुओको से। हाँ हाँ, अडानी वाला नुओको, तो जो भी है लाफार्ज ने लाफार्ज को परचेस कर लिया है, और मोस्टली आगे चल के बहुत सारे और सीमेंट कंपनी, अडानी जी, ठीक। तो ये आपको 6 सीमेंट फैक्ट्री इस जिले में याद रखनी है, और इस कारण इस जिले को छत्तीसगढ़ के सीमेंट हब के तौर पर जाना जाता है। किस तौर पे जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के सीमेंट हब के तौर पे इसे जाना जाता है। क्लियर है क्या? चलो, लता, क्या समस्या है आपको? टाइमिंग का, टाइमिंग स्लॉट क्या आप लोग को पहुंचता होगा टाइमिंग? अच्छा, ऑनलाइन वालों को, आप लोगों को टाइमिंग पहुंच रहा होगा।
हाँ सेम टाइमिंग ही चल रही है। लगता क्या है एक्चुअल में 9:30 से मेरी क्लास रहनी थी, लेकिन सर थोड़ा सा क्लास को ज्यादा लेते हैं उधर, है ना। तो वो 10 बजे तक के रवि सर की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चलती है और 10 से 11 मैं पढ़ाता हूँ। तो पहले जो 9:30 से 10:30 का मेरा टाइमिंग था, अभी वो अडॉप्ट हमने कर लिया है 10 से 11। तो बस उसमें उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है, हम सबको यही है। मैं भी अडॉप्ट कर लिया हूँ कि मेरे को 10 को आना है और 11 तक पढ़ाना है। तो ये अडेप्टिबिलिटी आ गई है, तो आप भी उसको अडॉप्ट कर लो। ठीक, अनुकूलता का सिद्धांत बोलते हैं इसे, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन कर लेना चाहिए। ठीक, ये जिला होता है हमारा खत्म। देख लो कोई समस्या। फलाना कहाँ? जो जहां पे पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो नहीं पूछता है उसमें बिल्कुल भी अपन दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई इसको देख लो या मत देखो। जहां पे भी लगता है कि इसको देख लेना मतलब वो देखना है, और जहां पे नहीं लिखा है मतलब उसको देखना भी नहीं। ठीक, क्लियर है क्या ये जिला? देखो सारी चीजें हैं यहाँ पे। चलो अगले जिले की तरफ बोलते। क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? कुछ नहीं बोल रहे हो ना, बोलना भी नहीं, बता दे रहा हूँ। ठीक, समझ गए कौन सा जिला देखने वाले हैं? गरियाबंद। ठीक, थोड़ा सा और एक्सपांड कर दिए। चलिए अगला जिला गरियाबंद। गरियाबंद जिले की स्थापना कब हुई? 2012। तो 2012 में एक जिले की स्थापना हुई है जिसे हम गरियाबंद जिले के नाम से जानते हैं। बलौदा बाजार में कुछ नहीं है मयंक, बलौदा बाजार जिला मुख्यालय है बस, उसके अतिरिक्त आपको वहां कुछ नहीं पढ़ना है ना, इसीलिए वो बचा नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं इसलिए नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए यहां से एक नेशनल हाईवे गुजर रही थी क्या दोस्त? कौन सी नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे नंबर 130C। ठीक, नेशनल हाईवे नंबर 130C है ना। इसमें हम लोगों ने यहां पर देखा था एक जगह जिसका नाम था राजिम। क्या था दोस्त? राजिम। राजिम से आगे बढ़े थे, पहुंच गए थे कोपरा, और कोपरा से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे पांडुका, पांडुका से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे गरियाबंद, और गरियाबंद से आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे मैनपुर, हाँ या ना, और इससे आगे बढ़ते हुए पहुंच गए थे देवभोग। ठीक, तो ये सब हो गया। इधर याद रखेंगे फिंगेश्वर, और इधर याद रखना है छुरा। ठीक, क्लियर है क्या? चलिए केवल मैं जिसमें हाथ रख रहा हूं वही नाम। पहला, ठीक है, एक बार सेम नाम रिपीट करेंगे। गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, फिंगेश्वर, छुरा, ये पांचों विकास खंड है ना। राजिम विकास खंड नहीं है, राजिम तहसील जरूर है, विकास खंड नहीं। जैसे रायपुर विकास खंड नहीं है, सेम राजिम विकास खंड नहीं है, फिंगेश्वर विकास खंड है। चलो बड़े आगे, चलो चालू करते हैं राजिम से। है ना राजिम, जिसे कमल क्षेत्र पद्मावतपुर के नाम से जाना जाता था।
इस नाम से जानते थे दोस्त, कमल क्षेत्र पद्मावतपुर के नाम से जानते थे इसे। क्यों, मैं 2 मिनट रुक करके आपको बताऊंगा, है ना। बस अभी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस आएंगे। राजिम किसी नदी वदी के तट पर स्थित है क्या? महानदी, पैरी और सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, बोलते हैं क्या अपन इसे, है ना। त्रिवेणी संगम पर स्थित है, इस कारण इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अब एक बार सब के सब इधर देखेंगे ध्यान से। ये है अपना राजिम, है ना। जब अपन मैप पढ़े थे ओवरव्यू कल इस संभाग का, तो आप देखे थे कौन सी नदी किधर से आ रही थी, क्या हो रहा था, देखे थे क्या, है ना। तो ये अपना महानदी है क्या, ये अपनी महानदी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी पैरी नदी आई थी क्या, और ये सोंढूर आकर के उसमें मिल गई थी, और यहां पर ऐसे, है ना, पैरी नदी आ गई थी, हाँ या ना, क्लियर, ऐसी स्थिति है। तो देखो अब ये जो राजिम जो है, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, क्लियर। तो अब ये जो राजिम है बेसिकली शहर एक है, लेकिन उसका जो ये हिस्सा है ये गरियाबंद जिले में, और ये हिस्सा जो है ये रायपुर जिले में, ठीक। और ये जो हिस्सा है ये धमतरी जिले में। राजिम एक है, जिला 3 पड़ जाता है, ठीक है। गरियाबंद में इधर वाला हिस्सा आ गया, धमतरी में ये वाला हिस्सा, और रायपुर में ये वाला हिस्सा। ये चीज क्लियर है क्या? एक राजिम 3 अलग अलग जिलों में बटा हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। तो महानदी पैरी सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अब इस जिले में हम 3 स्वर याद रखेंगे। उससे पहले एक राजीव लोचन का मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर? राजीव लोचन का मंदिर। ये जो राजीव लोचन का मंदिर है ये विष्णु जी का मंदिर है ना। अपन ने को छत्तीसगढ़ में 4-5 विष्णु जी के मंदिर बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जिसमें से एक है राजीव लोचन का मंदिर। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर पीड़िया नामक एक प्रसाद मिलता है। अगर आप गए होंगे तो यहाँ के पीड़िया प्रसाद मिलता है। दूसरी खास बात यह है कि इस मंदिर का जो संचालन है, पूजा पाठ है, वो राजपूतों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा यहाँ पर हो रहा है पूजा पाठ? तो राजपूत समाज के द्वारा इस मंदिर में सारी की सारी चीजें की जाती हैं। तो एक विशिष्ट मंदिर है। बाकी सब जगह ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन राजीव लोचन मंदिर में ठाकुरों के द्वारा किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये जो मंदिर है राजीव लोचन का मंदिर, इसे एक नल वंशकालीन शासक ने बताया था, जिसका नाम था विलास तुंग। 8वीं शताब्दी के आसपास ये मंदिर बना था, और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक के समय में होगा, और जगतपाल नाम का एक व्यक्ति इसे करवाएगा। तो बस अभी के लिए इतना थोड़ा सा दिमाग में रख लो। राजा का नाम, मैं कलचुरी शासक का नाम यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, मैं केवल कराने वाले का नाम बता रहा हूँ। जगतपाल नाम का एक व्यक्ति रहेगा जिसने यहाँ बाद में चीजें। तो आज आप राजिम माजिम चले जाओगे ना, अब पूछोगे एक मंदिर कौन बनवाया, तो वहां के लोग जगतपाल ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये ज्यादा फेमस है इनसे। लेकिन इस मंदिर का निर्माण कार्य विलास तुंग जी के द्वारा कराया गया। अब यहाँ पर राजिम में 2-3 ठोक स्वर याद रखेंगे, है ना। इधर लिख लेते हैं। एक स्वर है कुलेश्वर महादेव। कौन सा कुलेश्वर? कुलेश्वर, है ना। दूसरा सोमेश्वर, कुलेश्वर, सोमेश्वर और उमा माहेश्वर। 3 स्वर याद रख लिए क्या? एक है कुलेश्वर, एक है सोमेश्वर और एक है उमा माहेश्वर, ठीक है। यहां पे एक आश्रम याद रखेंगे, लोमस ऋषि का आश्रम। कौन सा आश्रम? लोमस ऋषि का आश्रम। अब देखो दोस्त, अपन लोग यहां से ऐसे रोड से जाते हैं क्या, है ना, ऐसे ही तो जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, फिर यहां से इधर आते हैं। तो यहां पर आपका राजीव लोचन का मंदिर है, अगर आप गए होगे तो। यहाँ पे फिर सस्पेंशन ब्रिज है, और उस सस्पेंशन ब्रिज को पार करके यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कुलेश्वर महादेव का मंदिर है क्या। तो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है तो राजिम में, लेकिन जिला कौन सा पड़ता है? तो अगर आप अपनी किताब में कुलेश्वर महादेव धमतरी लिखा हुआ पढ़े, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि कोई दूसरा मंदिर है क्या, या कैसे गलत छाप दिया है। तो गलत नहीं छापा है, वो है राजिम में लेकिन धमतरी वाले पोर्शन में। वैसे ये लोमस ऋषि का आश्रम हम धमतरी में पढ़ते हैं, तो अगेन ये भी है राजिम में, लेकिन धमतरी जिले के हिस्से में, नदी के उस पार,
है ना। तो प्रशासनिक तौर पे वो जिला पड़ जाता है। लोमस ऋषि का आश्रम कहां पर, धमतरी जिले में, और कुलेश्वर महादेव का मंदिर भी धमतरी। यहाँ पे मामा भाचा मंदिर सुनेंगे, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, जो कुलेश्वर महादेव है वो नदी के बीचों बीच है, तो बरसात के मौसम में आता है बाढ़, और ये कुलेश्वर महादेव जो कि है भांचा, वो चिल्लाते हैं मामा में डूबत हो। क्या चिल्लाते हैं, मामा में डूबत हो। तो जो किनारे में मामा मंदिर है वो वहां से चिल्लाता है भांचा रुक में आत हो। तो यहाँ पे एक कथानक चलती है, जनश्रुति चलती है, ये जो मामा और भांचा का मंदिर है, बीच वाला भांचा मतलब कुलेश्वर महादेव, और कॉर्नर में मामा जो है, मामा मंदिर ही बोलते हैं उसको। इन दोनों के बीच यही कहानी है कि बरसात के मौसम में जब कुलेश्वर महादेव डूबते हैं, जल स्तर बढ़ता है, तो वो चिल्लाते हैं मामा मैं डूब रहा हूं, तो इधर से भांचा मैं आत हूं। और यहीं से वो छत्तीसगढ़ में प्रथा प्रचलित है कि मामा और भांचा एक नाव में कभी सवार नहीं होते। छत्तीसगढ़ में कभी मामा भांचा एक नाव में सवार होते हैं तो नाव डूब जाता है बोलते हैं। तो इसी मामा भांचा मंदिर से वो कॉन्सेप्ट निकला है कि एक साथ नहीं जाना है भाई, इसीलिए एक नाव में पहले मामा तो चल दे, फिर भांचा बाद में जाता है। क्लियर है, तो याद रखना है। ठीक, इतनी सारी चीजें, कोई समस्या यहां तक? अच्छा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा, जानते हैं क्या? पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। ये जो शर्मा जी हैं, इन्होंने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसे आप अछूत उद्धार आंदोलन अर्थात अछूतोद्धार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, हाँ या ना। तो इन्होंने बोला भैया 1925 के आसपास की बात है, मैं राजीव लोचन मंदिर में दलितों का प्रवेश कराऊंगा। किसका प्रवेश कराऊंगा? दलितों का प्रवेश कराऊंगा। कहां पर? राजीव लोचन मंदिर में, ऐसा करके इन्होंने बोला। लेकिन वहां पर प्रवेश नहीं करा पाए, तो राजीव लोचन में मंदिर में प्रवेश नहीं करा पाए, तो वो कौन से मंदिर में दलितों का प्रवेश कराए थे? सोमेश्वर, है ना। क्लियर है, तो याद रखना है कौन से मंदिर में प्रवेश कराया बोले तो सोमेश्वर महादेव के मंदिर में प्रवेश कराए थे, जो कि राजीव में ही स्थित है, राजीव लोचन मंदिर के पास ही स्थित है। और जब बाद में 1933 में गांधी जी आए, किस आंदोलन के लिए? अछूत उद्धार आंदोलन के लिए। तो उनको जब जानकारी मिली कि भाई जो मैं आज 1933 में करने आया हूं वो तो 1925 में ही कौन करके बैठे हैं? सुंदरलाल शर्मा जी। तो इस मामले में तो क्या हुए, आप मेरे गुरुजी हुए, इसलिए इनको क्या कहा? अपना गुरुजी बताया, और उस दिन से इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा दोस्त? छत्तीसगढ़ का गांधी। क्या मैं आपको समझा पाया? बढ़े आगे, ठीक है। तो ये उमा माहेश्वर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वहां पे एक उमा माहेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी, हाँ या ना। एज इट इज मूर्ति हमको यहां से मिली, महानदी से उत्खनन में प्राप्त हुई। लेकिन मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ में कभी सिंधु घाटी सभ्यता कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और हम तो यही मान के चलते विंध्याचल के इधर तो सिंधु घाटी वाले तो आए ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा गंगा सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास ही थे, है ना। तो ये समस्या है, लेकिन मिला है तो शोध चल रहा है इसमें, आगे क्या जनरेट होगा उसके हिसाब से हमारा इतिहास बदलेगा या ऐसा ही रहेगा, ये इसके ऊपर भी एक डिपेंडेंट है। तो एक पूरा तात्विक स्थल के तौर पे आप याद रखेंगे राजिम को, है ना। तो एक यहां से मौर्यकालीन कुआं भी मिला है। कौन से काल का कुआं? मौर्य काल का कुआं भी आपको राजिम से मिला है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये भी पुरातात्विक स्थल के तौर पे याद रखना है। तो राजिम एक पुरातात्विक स्थल भी है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यहाँ पे राजिम महाकुंभ कल्प का आयोजन होता है क्या? यहाँ पर एक महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसे आप राजिम महाकुंभ कल्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। रमन सिंह जी की सरकार आई, तो रमन सिंह की सरकार ने यहाँ पर जो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के बीच जो मेला लगता है, उसे एक विशिष्ट नाम दिया गया, है ना, जिसे राजिम महाकुंभ कल्प के नाम से जाना जाने लगा। फिर विगत भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कुंभ वुंभ का कहीं पे भी कोई महत्व नहीं है, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया राजिम माघी पुन्नी मेला। फिर पुनः बीजेपी गवर्नमेंट आई है अभी, और उन्होंने पुनः इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम राजिम महाकुंभ कल्प कर दिया। तो ये नाम 3 बार चेंज हुआ है, आप ध्यान रखना, मतलब 3 बार ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि इससे पहले क्या नाम था, या यहां से नाम बदल करके क्या किया गया, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, करंट का मुद्दा है तो पूछ सकता है। क्लियर? बढ़े थोड़ा सा आगे, यहां तक कि कोई समस्या राजिम में? देखो इसके पीछे की कहानी समझते हैं कि इसका नाम कमल क्षेत्र पद्मावतपुर क्यों है, और वहां पहुंच के इस कहानी को खत्म करके एक फैक्ट पढ़ेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे, बाकी चीजें कल देखेंगे। 11 बज गया है तो 2-4 मिनट और। देखिए एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हमारे त्रिदेव माने जाते हैं, हाँ या ना।
जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, और डिस्ट्रॉयर बोलते हैं अपन चलाने वाला। पहले बात बनाने वाला ब्रह्मा, चलाने वाले विष्णु, और डिस्ट्रॉय करने वाले, नाश करने वाले, संहारक महेश मतलब शिव भगवान। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने और विष्णु जी ने कहा कि भाई हम लोग पृथ्वी में स्थापित होना चाहते हैं, तो थोड़ी सी व्यवस्था करवा दो, वहीं पे कोई एक जगह देखो जहां पर हम लोग क्या कर सके, जा करके स्थापित हो सके, मतलब मंदिर बना के यहाँ निवास करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया। विश्वकर्मा जी कौन है? जो कि देवता है, इंजीनियर है समझ लो। तो इंजीनियर साहब को ही तो बुलाओगे ना बनाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि हे विश्वकर्मा जी, आप पृथ्वी पर जाओ और शंकर भगवान और विष्णु भगवान के बसने के लिए एक जगह खोज करके आओ। बस एक ही शर्त है। बोले क्या? कि जिस जगह को आप खोजोगे, डिसाइड करोगे, उसके आसपास 5-5 कोस तक के एक भी लाश नहीं जली होनी चाहिए। 5 कोस तक के एक भी लाश नहीं जली होनी चाहिए। अब विश्वकर्मा भगवान यहां आए, पूरे विश्व में गए, हर जगह देखा, हर जगह कोई ना कोई वो बाधा थी। क्या बाधा थी? कि उसके 5 कोस की दूरी में कोई ना कोई लाश जला हुआ था। वापस गए ब्रह्मा जी को, उन्होंने बताया कि भगवान बात तो ऐसी है कि कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे लाश ना जली हुई हो। तो ब्रह्मा जी बोले अरे यार ये तो चिंता की बात है, रुको कुछ समाधान निकालते हैं। फिर उन्होंने एक समाधान निकाला, जो उनका बैठने का आसन है, कमल। उन्होंने बोला मैं कमल नीचे छोड़ रहा हूं, जहां पर भी जाकर के गिरेगा तो उसकी पंखुड़ियां 5-5 कोस दूर तक के फैलेंगी, और वो शर्त क्या हो जाएगा पूरा, क्योंकि इस पंखुड़ियों के ऊपर क्या नहीं जला है? लाश नहीं जली है। तो पृथ्वी के ऊपर जब ये जाकर के स्थापित होगा तो ये वैसी पवित्र जगह हो जाएगी जो कि हम खोजना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऊपर से छोड़ा कमल, और वो कमल आकर के राजिम में महानदी पैरी और सोंडूर नदी के तट पर गिरा। अब गिरा तो कमल के ऊपर बसा हुआ शहर ही क्या कहलाया? कमल क्षेत्र कहलाया। कमल क्षेत्र कहलाया। क्लियर है? तो कमल क्षेत्र नाम की उत्पत्ति विष्णु जी के कमल से हुई है। विष्णु जी बोल रहा हूं, ब्रह्मा जी के कमल से हुई है। क्लियर? अब उसमें बसे कौन? राजीव लोचन भगवान अर्थात विष्णु जी बचे, और कुलेश्वर महादेव बसे कौन? शंकर भगवान। क्लियर? अब बाद में इस क्षेत्र की एक रानी हुई जिनका नाम था पद्मावती, जिनके नाम पर इस क्षेत्र को पद्मावतपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये दोनों अलग अलग नाम है, दोनों का ओरिजिनेशन ऐसे ऐसे हुआ है, और दोनों को मिलाकर के अपन क्या कह देते हैं? कमल क्षेत्र पद्मावतपुर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो कमल की 5 पंखुड़ियां गिरी, मतलब कमल ही फूल गिरा तो ऐसे 5 पंखुड़ियां गिरेंगी क्या? तो ये ऐसे बना, चला लेना आप लोग, है ना, डिजाइन जैसा भी है। तो इसके केंद्र में कुलेश्वर महादेव बसे, है ना, और राजीव लोचन जी बसे, है ना। अब क्या हुआ, अपन केएफसी गए क्या? सुने तो है, हाँ है ना। तो केएफसी जाना है, लेकिन हम लोग तो शाकाहारी लोग हैं, तो खाते नहीं है, तो क्या करेंगे, वहां जाके कुछ पी लेंगे। क्लियर? तो क्या बोले? केएफसी में जाके पीवो। छत्तीसगढ़ी में क्या बोले? केएफसी में जाके पीवो। क्या ये क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे रख दो के, यहां पे रख दो एफ, यहां पे रख दो सी। क्या करेंगे? पीवो। पीवो का पी और बो का बी। क्लियर है क्या? तो क्या हो गया? के एफ सी पीबी। ठीक है। सबसे पहला स्थान अपने को याद रखना है, कोपरा। क्या? कोपरा। कोपरा में कोपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कोपरा में कोपेश्वर। दूसरा स्थान है फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में फर्णेश्वर या फणिकेश्वर महादेव। कौन से महादेव दोस्त? फणिकेश्वर। बाकी लोगों का आवाज नहीं निकल रहा है। तीसरा स्थान है चंपारण। चंपारण में चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर। फिर पहुंचेंगे पटेवा। पटेवा में पटेश्वर महादेव। पटेवा में पटेश्वर महादेव। और अगला है बमनी। बमनी में बमनेश्वर महादेव। एक बार पांचों नाम बोलिए फटाफट। कोपरा में कोपेश्वर, फिंगेश्वर में फणिकेश्वर, चंपारण में चंपेश्वर, पटेवाम पटेश्वर और बमनी में बमनेश्वर। क्लियर? ये आपके पांचों धाम पंचकोशी धाम के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? पंचकोशी धाम। जिस प्रकार भारत में 4 धाम की यात्रा का महत्व है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में पंचकोश की धाम की यात्रा का बहुत ज्यादा महत्व है।
ठीक है, याद रखना कुलेश्वर महादेव इस पंचकोशी धाम में शामिल नहीं है, उसको केंद्र मान करके 5 कोस की यात्रा की जाती है, केंद्र में है तो वो शामिल नहीं है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचकोशी धाम में कौन कौन सा शामिल है या नहीं है, उसमें कुलेश्वर का नाम जरूर दिया जाता है और हम अरे है तो यार ऐसा बोल के लगा के आ जाते हैं, जबकि वो नहीं है, बाकी पांचों हैं। तो ये पैदल यात्रा की जाती है सावन के महीने में और बहुत कठिन यात्रा है, 5-5 कोस पैदल यात्रा आप करते हो और उसके बाद आपको जो पुण्य प्राप्त होता है वो अद्वितीय होता है। क्लियर है? तो आप लोग जो लाइव हैं उनको कोई समस्या है तो लिख दो और नहीं है तो नहीं है ऐसा लिख दो। और आप लोग को भी क्लियर है? एक मिनट, है ना, आप लोग को और कोई समस्या है? ठीक है, इनका क्वेश्चन मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ उस पर आता ही। ठीक, आज की क्लास सब चीज समझ में आई। 2 जिले का लगभग डेढ़ जिला लगभग कंप्लीट है। आपका पहला दिन दोस्त है ना, आपको कोई समस्या समझ में आ रही चीज है? ठीक, देखो इसमें जो कोपरा, फिंगेश्वर और बमनेश्वर ये तीनों गरियाबंद जिले में, बाकी ये दोनों रायपुर जिले में। बाकी ये दोनों कौन से जिले में है दोस्त? रायपुर जिले में। क्लियर? ये पटेवा वो वाला नहीं है जो अपने को लगता है कि इधर आरंग पटेवा लिखा रहता है, वो वाला पटेवा नहीं है, ये दूसरा पटेवा है ना। अब सोचो वो तो बहुत दूर है, 5 कोस थोड़ी है वो, 5 कोस के आसपास के सराउंडिंग में ये सारे के सारे स्थान स्थित। ठीक है, चलिए, थैंक यू।